जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेनोग्राफर 2026 में आए हुए क्वेश्चंस की। रिसेंटली कंडक्टेड पेपर है और बहुत ही शानदार सवाल इस पेपर में देखने को मिले हैं। तो मेरा नाम है अंकित सिन्हा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समग्र बैच की जानकारी है और ये नंबर है जहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, सहारा, अमेजोन बेसिन, टुंड्रा, पंपास। और इसमें अगर आप देखो तो ये जो अमेजोन की बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ये वाला जो पेयर है वो बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। उम्मीद है ये आंसर आपका ठीक हुआ होगा, ये आसान सवाल है। देखिए, सहारा की अगर बात करें तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ तो डेफिनेटली नहीं जुड़ा हुआ है। और जो सहारा है ये एक तरीके का हॉट डेजर्ट है, कोई रेन फॉरेस्ट तो है नहीं, तो ये गलत हो जाता है। तीसरा कह रहे हैं टुंड्रा, तो टुंड्रा पोलर या सब पोलर कोल्ड रीजन में देखने को मिलता है, मॉसेस, लाइकेन, श्रब्स के साथ, ना कि मेडिटेरियन वुडलैंड का पार्ट है। पेम्पास जो है ये एक तरह का ग्रासलैंड तो है, बट पोलर नहीं, टेम्परेट ग्रासलैंड है। पोलर नहीं, टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो सारा गलत है, आंसर भी है। इजी क्वेश्चन है ये। आप लोकेशन भी देख सकते हो अमेजोन रेन फॉरेस्ट की कि इक्वेटर वाले रीजन से पास हो रही है, इसलिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का पार्ट है। ये क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव कोरल रीफ्स इज मोस्ट फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें कह रहे हैं जो एक्सटेंसिव कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है ये सबसे ज़्यादा किस कंडीशन के कारण होता है। तो आपको कोरल रीफ के बारे में पता होना चाहिए, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं कोरल रीफ से। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है कोल्ड, डीप एंड सेडिमेंट रिच वाटर, वार्म, सेलो, क्लियर एंड वेल लीट मरीन वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स विथ हाई ऑर्गेनिक डिपॉजिट, या पोलर वाटर विथ सीजनल आइस कवर। ये क्वेश्चन पूछा गया था CAPF 2017 में। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन है फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ। तो कोरल रीफ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 40 कंडीशन चाहिए, सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, क्लीन चाहिए, सी सैलिनिटी होनी चाहिए 6% की, ट्रॉपिकल सी वाटर जिसका टेम्परेचर हो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, जो कोरल रीफ है ये कोरल से बनते हैं और जो कोरल्स है वो एक तरह के जीव होते हैं जो सिम्बायोसिस पे टिके होते हैं और इनमें जूज़ैंथोलियंस होता है। ये जो एल्गी हैं ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं और कोरल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो कोरल्स हैं उन्हें स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए तो ये समझ लेते हैं। देखिए, इन्हें जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी कोरल रीफ के फॉर्मेशन की, एक तो पहली बात कि वार्म वाटर होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन ऑफ कोरल रीफ्स। पहली चीज़ ये कि जो वाटर है वो वार्म होना चाहिए, वार्म वाटर। सेकेंड रिक्वायरमेंट है वार्म वाटर नहीं 20 से 30 डिग्री या 23 से 25 हो तो और परफेक्ट है। सेलो वाटर होना चाहिए, वार्म और एंड सेलो, यानी पानी ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, छिछला होना चाहिए, 50 मीटर से कम डीप होना चाहिए ताकि सनलाइट पेनेट्रेट कर पाए। क्लियर वाटर चाहिए, ठीक है, वार्म, सेलो एंड क्लियर वाटर। सेलाइन वाटर चाहिए, ठीक है, सेलाइन वाटर होना चाहिए और सेलिनिटी कितनी होनी चाहिए 3.2 से लेके 4.2% के बीच। ये सेलिनिटी में कोरल्स जो हैं वो जनरली थ्राइव करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो 40 कंडीशन सही बात है, क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर ये भी सही है। 6% की सेलिनिटी बहुत ज़्यादा हो गया, ये 3.2 to 4.2% अप्रॉक्स चाहिए और इस वजह से तीसरा गलत है, ये तीनों हट जाता है। आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1, 2 and 4। ट्रॉपिकल सी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है 20 to 21 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें देखिए कह रहे हैं किस तरह के वाटर चाहिए, तो कोल्ड, डीप एंड सेडिमेंट रिच वाटर नहीं। इससे पहले ये सवाल देख लेते हैं और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बैच में करवाए हैं, बहुत डिटेल में कोरल रीफ के बारे में पढ़ाया। 30 से ज़्यादा सवाल आए कोरल रीफ पे, ये तो हमने 1-2 सवाल लिए हैं क्योंकि फिर पूरा डिस्कशन कोरल रीफ पे ही शिफ्ट हो जाएगा। पहला कह रहा है कोरल कैन ग्रो अबंडेंटली इन फ्रेश वाटर। दूसरा कह रहा है वार्म वाटर की रिक्वायरमेंट होती है 23 to 25। सेलो वाटर चाहिए, ना कि 50 डिग्री से ज़्यादा डीपर नहीं होना चाहिए, 50 मीटर से ज़्यादा। चौथा कह रहे हैं प्लेंटी ऑफ सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या क्या सही है क्या क्या गलत। अगर पहला देखें कि कोरल फ्रेश वाटर में अबंडेंटली ग्रो होता है, ये बात सही है। कोरल मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, और रीफ बिल्डिंग कोरल है, उनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एल्गी के साथ, जो कि बहुत छोटे एल्गी होते हैं जिसे जूज़ैंथोलियन कहते हैं। इस वजह से सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कोरल जो है स्पेसिफिक कंडीशन में ही थ्राइव होते हैं। तो पहला कह रहे हैं ना कि अबंडेंटली फ्रेश वाटर होते हैं, ये तो गलत है बात है, यहाँ पे पहला ही गलत है क्योंकि फ्रेश वाटर में नहीं सर्वाइव करते, सलाइन वाटर में यानी जो खारे पानी होते हैं उनमें ये सर्वाइव करते हैं।
ठीक है, तो पहला गलत है। बाकी कह रहे हैं कि वार्म वाटर चाहिए, सही बात है। सेलो साल्ट वाटर चाहिए, ये भी सही है। और प्लेंटी ऑफ सनलाइट भी चाहिए। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो कह रहे हैं कोल्ड वाटर नहीं, वार्म वाटर चाहिए ना, तो गलत हो गया। डीप नहीं, सेलो वाटर चाहिए। दूसरा कह रहे हैं वार्म, सेलो, क्लियर एंड वेल लीट मरीन वाटर, परफेक्ट है ये। फ्रेश वाटर नहीं, फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, सलाइन वाटर चाहिए। चौथा कह रहे हैं कि पोलर वाटर विद सीजनल आइस कवर, नहीं ये भी गलत है। पोलर वाटर ये तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पे बी परफेक्ट है। तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए। वार्म वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सैलिनिटी अच्छी खासी चाहिए, हाई सैलिनिटी, सनलाइट अबंडेंट चाहिए, और सेलो वाटर बहुत गहरा रहेगा तो सनलाइट नहीं पहुँच पाएगा। तो क्लीन क्लियर वाटर चाहिए विथ लो सेडिमेंट। इनफैक्ट जो वेव एक्शन है वो भी मॉडरेट चाहिए। बहुत ज़्यादा वेव्स आएंगे ना तो अगेन यहाँ पे ये फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफन हैव डेजर्ट कंडीशन। और इसमें जो रीजन है, कह रहे हैं कि ये जो रीजन से कॉमनली इन्फ्लुएंस होते हैं बाय कोल्ड ओशन करेंट्स एंड डिसेंडिंग एयर ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मैं जूम इन कर रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए पहला जो कह रहा है ना, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट, अगर आप इसे देखें कि डेजर्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप ज़्यादातर डेजर्ट्स देखोगे कि ये वर्ल्ड के मेजर जो हॉट डेजर्ट है ना, वो वेस्टर्न साइड में ही देखने को मिल रहा है कॉन्टिनेंट में, बिटवीन 20 to 30 डिग्री, बिटवीन 20 to 30 डिग्री, यानी इस वाले रीजन में 20 to 30 डिग्री मेजरली देखने को मिल रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। और इसके पीछे के रीजंस क्या है वो तो हम समझेंगे, बट पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्या होता है। तो मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ आपको। वैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी वाले सेशन में, और इसमें हमने हेडलेस सेल वगैरह पे भी बात करा था। देखिए जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये परमानेंट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो 25 to 30 डिग्री देखने को मिलता है, या 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जो परमानेंट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जोन है। ये हेडलेस सर्कुलेशन का पार्ट है। अगर हेडलेस सेल सर्कुलेशन आप समझोगे तो आप ये देखोगे कि जो इक्वेटर है इनमें सोलर हीटिंग मैक्सिमम होती है। ये वाला जो रीजन है इक्वेटर, इसमें मैक्सिमम सोलर हीटिंग देखने को मिलती है। तो जो वार्म या नमी वाली जो हवाएं हैं वो इक्वेटर की तरफ राइज करती हैं, और इससे एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये राइज कर रही है इक्वेटर वाले रीजन में, तो लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, लो प्रेशर का एरिया बन रहा है। ठीक है, और लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है। जब एयर राइज कर रही हैं तो ये कूल हो रही हैं और ज़्यादातर मॉइस्चर को लूज़ कर दे रही है हैवी रेनफॉल के रूप में। तो अब जो हवा बची ना वो शुष्क है, ड्राई है, क्योंकि नमी वाली जो हवा है उनसे बारिश हो चुकी है। तो अब ड्राई एयर जो है वो पोलवर्ड मूव करते हैं इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो अराउंड 30 डिग्री लेटीट्यूड में हम देखते हैं कि वापस से डिसेंड करने लग जाते हैं, जिससे एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो ये आप समझोगे तो आसान है, ये हेडली सेल वाले सेशन में आप देख लेना। और ये जो डिसेंडिंग एयर है उसी वजह से, मतलब ये एक प्रोमिनेंट रीजन है डेजर्ट का, क्योंकि जब एयर डिसेंड करती है तो कंप्रेस हो जाती है, और वार्म एयर जो है ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर पाता है, तो क्लाउड जो है वो ईजिली फॉर्म नहीं होते हैं। और जब क्लाउड्स नहीं होते तो बहुत ही कम बारिश होती है। तो इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि डेजर्ट वाला कंडीशन बन गया। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के अंदर जो रीजन है वो ड्राई है ज़्यादातर। और इसमें कौन कौन से, तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हो ना 30 डिग्री वाले रीजन में कौन है। चाहे आप बात कर लो सहारा की, चाहे आप बात कर लो अरेबियन डेजर्ट की, चाहे कालाहारी की, है ना, चाहे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की, ये सारा आप देख सकते हो। अच्छा ये बात तो चलो समझ आ गई कि इस वाले लेटीट्यूड में मेजरली देखने को मिल रहा है, क्योंकि हेडलेस सेल का पार्ट है, हवा में नमी नहीं है। यह साफ बात समझ आ रही है मैं आसान शब्दों में, क्योंकि हवाएं जो है वो बारिश कर चुकी हैं, तो अब जो सूखी हवा है वो यहाँ पे पहुँच गई है 30 डिग्री के आसपास, और ये जब नीचे की ओर मूव कर रही है तो एक हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है। तो इस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। मगर फिर दूसरा सवाल ये है कि वेस्टर्न मार्जिन में ये क्यों है मेजरली, है ना, वेस्टर्न मार्जिन में क्यों है मेजरली? तो इसका आंसर क्या है? देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के अलावा जो कोल्ड ओशन करेंट्स है, चाहे बेंगुएला है, हमबोल्ट है, कैलिफोर्निया करंट हो गई, ये कूल कर देती हैं उनके पास के जो एयर है, क्योंकि कोल्ड ओशन करंट है ये। तो जो कूल एयर है ना ये इवेपोरेशन को सप्रेस करता है और क्लाउड फॉर्मेशन को रोकता है, तो बारिश नहीं होती। अब डिसेंडिंग ड्राई एयर है ही, क्या जो नीचे हवाएं आ रही है ये तो सूखी है ही, इसके अलावा कोल्ड करंट जो है वो और आइडियल डेजर्ट कंडीशन बना दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड एयर है ना वो इवापोरेशन को ही सप्रेस कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। जो क्लाउड थोड़े बहुत ही बनते हैं वो भी नहीं बन पा रहे हैं। तो ये मेन खास बात है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि हाँ 30 डिग्री वाला जो रीजन है प्लस डिसेंडिंग एयर जो है, डिसेंडिंग एयर
डिसेंडिंग एयर एंड जो कोल्ड करेंट्स है, जो कोल्ड करेंट्स है ये मिलकर के आइडियल डेजर्ट कंडीशन बना रही है 30 डिग्री वाले रीजन में। तो आप इसे ध्यान रखना कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये परमानेंट बेल्ट है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ एंड इट इज फॉर्म बाय द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द हेडलेस एल, जिससे ड्राई, क्लाउडलेस और डेजर्ट तरह की कंडीशन बनती है। तो इसमें कह रहा है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफन हैव डेजर्ट कंडीशन, सही बात है ये। और दूसरा कह रहा है ये जो रीजन्स, ये जो एरियाज हैं इनमें कॉमनली कोल्ड ओशन की करंट देखने को मिलती है और जो डिसेंडिंग एयर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का। तो ये दोनों बातें यहाँ पे सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लैंडफॉर्म और डोमिनेंट प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं। फजोर्ड, डेल्टा, यारदांग और अटोल। तो ये हमारी बैच वाली पीडीएफ है समग्र बैच की, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं यारडांग वगैरह के बारे में कि यारडांग क्या होते हैं। पैरेलल ट्रफ कट इनटू सॉफ्टर रॉक रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ विंड सेपरेटेड बाय द रीजेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इस तरह से यारडांग होते हैं जो सॉफ्टर रॉक के रूप में कट कर दिए जाते हैं जब विंड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है। ज्यूगन की बात करें तो ये ज्यूगन एक टेबुलर मास होता है रेजिस्टेंट रॉक का, जो मजबूत रॉक हैं जो बिल्कुल डेजर्ट में भी खड़े हैं वो ज्यूगन कहलाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ये तो सिंपल से टर्म्स हैं, एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन्ड है। अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आर लाइक एलुवियल फेन बट डेवलप इन डिफरेंट लोकेशन। जो लोड होता है रिवर्स के द्वारा कैरी होता है वो सी के पास स्प्रेड कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। तो अगर वो नहीं कैरी हुआ है ना, सी में नहीं कैरी हो पाया तो ये स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है और एक लो कोन के रूप में एक्यूमुलेट हो जाता है ना। तो इस वजह से हम इसे डेल्टा का नाम देते हैं। अगर हम इसमें देखें तो जो फजोर्ड है और बाकी एक एक करके हम देखते हैं। तो फजोर्ड जो है वो एक डीप नैरो सी इनलेट है और ये तब बनते हैं जब कोई ग्लेशियर इरोड कर जाता है यू शेप की वैली में और बाद में इसमें सी वाटर भर जाता है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये ग्लेशियल इरोजन है। डेल्टा की अगर बात करें हम तो ऑब्वियसली ये रिवर डिपोजिशन है ना, एक तरह का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और यारडांग जो है ये एक तरह का विंड इरोजन है, जैसे कि हमने इमेज में देखा विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलते हैं। और जो अटोल है ये कोरल ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। अटोल क्या है, एक रिंग शेप्ड का कोरल रीफ होता है सराउंडेड बाय लगून, है ना, जो फॉर्म होता है बाय द कोरल ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं। आंसर यहाँ पे होगा 1, 2, 3 एंड 4। आंसर इज ऑप्शन ए। तो लैंडफॉर्म वाली वीडियो अगर आप देखोगे उसमें हमने 70 से ज़्यादा लैंडफॉर्म के ऊपर सवाल करे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, जैसे इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एनडीए वगैरह में। इंसलबर्ग क्या है, स्टिलिग्माइट, डेल्टा, मोरेन, आज भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। सीडीएस के पुराने सवाल है, वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो। मैं क्विकली आगे बढ़ता जा रहा हूँ, है ना। ये आप देख लो सर्क या डांग, बरखान, ड्रमलिन सारा पूछ रखा है ना। इसमें भी आप देखो तो ये सारा पूछ रखा है इन्होंने पहले भी सीडीएस में, सर्क एंड कोल, बरखान, या डांग और एडीज एंड पॉट होल्स वगैरह। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि क्या करेक्ट ऑर्डर है ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पेनिनसुलर प्लेटू, हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन। ये तो बहुत आसान है, सबसे पहले हिमालय आएगा सबसे नॉर्थ में, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। आंसर आएगा ऑप्शन सी, है ना। हिमालय के बाद नॉर्दर्न प्लेन है। हिमालय जो है और फिजियोग्राफी की डिवीजन अगर हम समझते हैं, डेफिनेटली समझते हैं कि अगर हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया टू कन्याकुमारी, सबसे पहले हिमालय देखने को मिलेंगे जो कि यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है दुनिया के, और ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंडेड देखने को मिलते हैं। 3 पैरेलल रेंजेस हैं दोस्तों, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, है ना, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। अगर हम हिमालय के साउथ में देखें तो नॉर्दर्न प्लेन है जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के जो डिपोजिशंस हैं उनसे बने हैं। बहुत ही फर्टाइल एलुवियल प्लेन है ये, पंजाब से असम के बीच देखने को मिलते हैं। अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट और स्टेबल लैंड मास है इंडिया का। सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, डेक्कन प्लेटू, ये सारा पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, ये नैरो प्लेन है लाइंग बिटवीन द प्लेटू एंड द सी, और अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, ये सारा कोस्टल प्लेन के अंदर देखने को मिलता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, बहुत आसान सवाल है ये। सॉइल्स के ऊपर हमने 83 क्वेश्चंस करे हैं PYQs के। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, बैच का पार्ट है बट मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, तो आप इसे यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं।
और अगर हम इसमें देखें कि कौन मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, दोस्तों ब्लैक सॉइल को रेगुड सॉइल कहते हैं, पहले तो आप ये समझो। और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। कॉटन कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा काम आती है और ये मेनली फॉर्म होती है बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा रॉक्स। डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में जो है बेसाल्टिक लावा रॉक्स। बेसाल्ट क्या है? एक तरह का इग्नियस रॉक है। मैं एक एक बात जो बोलता हूँ वो सारा आपको नोट करना चाहिए अगर आप सारे PYQs अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो, तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो जो बेसाल्ट एक तरह का इग्नियस रॉक है जो आयरन और मैग्नीशियम में बहुत रिच होता है। और अगर आप देखो तो ये नेचुरली रिच होते हैं लाइम आयरन वगैरह में, और कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस होते हैं, काफ़ी जाने जाते हैं। कॉटन कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या? हिमालय रिवर की कोई बात ही नहीं है। विंड डिपोजिशन, ये एरिड लैंड, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ऑप्शन बड़े आसान है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो ब्लैक सॉइल एक तरह का रेजिडुअल सॉइल है और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन रीजन में मेजरली देखने को मिलता है। अच्छा, एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ब्लैक सॉइल जो ब्लैक होता है ह्यूमस की वजह से। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ब्लैक कलर है ये मेजरली पेरेंट बेसाल्टिक मटेरियल की वजह से होता है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय एक तरह का इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक बैरियर है, ऐसा क्यों है? तो जो हिमालय है दोस्तों, ये जैसे कि आप समझ रहे हो यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो ये सारे रेनफॉल को ही रोक देता है, तो गलत बात है ये। डेजर्ट कंडीशन बना देता है इंडिया में, नहीं ऐसा नहीं है। डेजर्ट कंडीशन कहाँ बनती है हिमालय की वजह से? कंप्लीटली स्टॉप्स द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, नहीं ऐसा नहीं, ये भी गलत। आंसर यहाँ पे सी होगा। वैसे अगर आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कुछ कीवर्ड भी देखने को मिल रहा है, जैसे थ्रू आउट, कंप्लीटली, ऑल। कीवर्ड से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्सट्रीम बना रहे हैं स्टेटमेंट्स को। आंसर यहाँ पे बिल्कुल सी सही है कि ये जो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं उसे रोकने का काम करता है इंडिया में। यही चीज़ आप यहाँ पे देखो, NCERT वगैरह में सब में ये मेंशन्ड है। बहुत आसान सवाल है ये भी। तो जो टावरिंग माउंटेन चेन है ये एक इनविंसिबल शील्ड प्रोवाइड करता है, जिससे जो कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो विंड्स है ये मेजरली आर्कटिक सर्कल में देखने को मिलते हैं और सेंट्रल ईस्टर्न एशिया में ब्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स जनरली फॉर्म डेल्टा। तो पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों बनाती हैं? ऑप्शन है कि ये रिलेटिवली जेंटल ग्रेडियंट में फ्लो करती हैं और डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट्स को नियर द बे ऑफ बंगाल। ये फ्लो करती हैं नेरो रिफ्ट वैली से इनटू द अरेबियन सी। इंटायरली स्नो फेड और पेरेनियल होती है, मतलब सदाबहार होती है, सालों भर इनमें पानी की मात्रा होती है। चौथा कह रहे हैं ये कोई सेडिमेंट लोड को कैरी नहीं करते। तो जैसे ये सवाल है, इसमें कह रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर और पेनिनसुला इंडिया हैव नो डेल्टा, और रीज़न कह रहे हैं कि ये जो रिवर्स हैं ये कोई एलुवियल सेडिमेंट को कैरी नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑब्वियसली ये एलुवियल सेडिमेंट्स को कैरी नहीं करते। पेनिनसुला इंडिया की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उनमें कोई डेल्टा नहीं होता। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं ना, ईस्ट फ्लोइंग जो पेनिनसुलर रिवर है जनरली डेल्टा बनाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम इसमें देखें तो क्या हो सकता है? पहला तो कह रहे हैं कि दे फ्लो ओवर अ रिलेटिवली जेंटल ग्रेडियंट डिपोजिट सेडिमेंट नियर द बे ऑफ बंगाल। तो यही बात सही है, क्योंकि जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, चाहे गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारे वेस्टर्न, मोस्टली वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं और ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब जो पेनिनसुलर प्लेटू है उनका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड है ना। और जब रिवर अप्रोच करते हैं ना ईस्टर्न कोस्ट को, जब रिवर अप्रोच करते हैं ईस्टर्न कोस्ट को, तो उस केस में ये जो ग्रेडियंट्स हो जेंटल हो जाते हैं, तो स्पीड कम हो जाती है। तो जब रिवर की स्पीड कम हो जाती है तो रिवर अपनी कैपेसिटी को खो देता है टू कैरी सेडिमेंट्स। सैंड, सील्ड, क्ले ये रिवर के माउथ में ही जाके जमा हो जाते हैं। तो इस वजह से ओवर 1000 ऑफ ईयर्स ये जो डिपॉजिट्स और डेल्टा का रूप ले लिए हैं। तो आंसर यहाँ पे ए है। बाकी आप देखो तो ये गलत है, नैरो रिफ्ट वैली नहीं, नर्मदा, तापी वगैरह वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो नैरो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं, तो ये भी गलत। एंटायरली स्नोफेड, ये तो साफ तौर से गलत है। और ये कोई सेडिमेंट लोड नहीं कैरी करते, ये भी गलत है। डेल्टा फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है ओनली बिकॉज रिवर कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया में कौन करेक्टली एक्सप्लेन करता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के कंसंट्रेशन को? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? देखिए, जो आयरन और कोल, वाटर रिसोर्सेज और जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ये सामने है, प्रोक्सिमिटी है इनकी। इस वजह से ज़्यादातर हमें जो ईस्टर्न इंडिया है वहीं पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। जो मेजर आयरन ओर माइंस हैं कौन से हैं? चाहे आप उड़ीसा के क्योंझर की बात करो, सुंदरगढ़ की बात करो, चाहे झारखंड के सिंहभूम की बात करो, चाहे छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बस्तर की बात करो, इन सब में आप देखो देखिए ईस्टर्न रीजन में मेजरली देखने को मिलता है। सेम अगर आप कोल के केस में देखो तो जो कोकिंग कोल फील्ड्स हैं वो झारखंड के झरिया में, वेस्ट बंगाल के रानीगंज में, झारखंड के ही बोकारो में, इन एरियाज में मेजरली आपको देखने को मिलता है। और कोल बहुत एसेंशियल है ब्लास्ट फर्नेसेस में, है ना। तो इस वजह से ये ज़रूरी होता है। सेम वाटर सप्लाई, चाहे स्टील प्लांट्स की आप बात करो तो उनमें बहुत ज़्यादा
मात्रा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कूलिंग के लिए, स्टीम जनरेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। जो ज़्यादातर रिवर्स हैं, दामोदर हो गई, सुवर्ण रेखा हो गई, महानदी हो गई, ये एबंडेंट वाटर प्रोवाइड करते हैं। सेम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो डेंस रेलवे नेटवर्क देखने को मिलता है, नेशनल हाईवेज़ हैं, है ना, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, पारादीप है, हल्दिया है, कोलकाता है। इस वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की वजह से। तो सारे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठते हैं और इस वजह से ज़्यादातर जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कंसनट्रेटेड है ईस्टर्न इंडिया में। बाकी दूसरा कह रहे हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह ज़्यादा है, नहीं, ये बात गलत है। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो मेनली आयरन और कोकिंग कोल पे डिपेंड है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे नहीं। और ये तो सी आइस क्या ही कह रहे हैं। फिर हाई कॉटन प्रोडक्शन, तो इससे क्या लेना देना, ये तो और गलत है। ये तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चाहिए ना, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए तो नहीं चाहिए। प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट ग्रासलैंड, डेजर्ट ग्रासलैंड का तो कोई रोल ही नहीं है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ठीक ठाक है बट ऑप्शन बड़े आसान है। मानसून के बारे में कह रहे हैं, जो अरेबियन सी ब्रांच हैवी रेनफॉल करवाता है अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया में रेनफॉल लेके आता है और गेंजेटिक प्लेन में। जो साउथ वर्ड मानसून है ये नॉर्मली मेजर विंटर रेनफॉल लेके आता है पंजाब और हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जो पहला कह रहा है ना, अरेबियन सी ब्रांच हैवी रेनफॉल करता है अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, ये बात सच है। सच इसलिए है क्योंकि जो अरेबियन सी ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून का, ये फर्स्ट स्ट्राइक करता है वेस्टर्न घाट को। जो वेस्टर्न घाट है वो बैरियर के जैसा एक्ट करते हैं, ये बैरियर के जैसा एक्ट करते हैं, है ना। और इससे जो मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स हैं वो राइज कर जाती हैं, और जब एयर राइज करती है तो कूल और कंडेंस भी होती है, तो बहुत ज़्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। और केरला, चाहे कोस्टल कर्नाटका हो गया, गोवा वाले रीजन हो गया, कोंकण कोस्ट हो गया महाराष्ट्र का, इनमें हमें देखने को ये बात देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है कंट्रीब्यूट करता है टू द रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द गेंजेटिक प्लेन, ये बात भी सही है। आफ्टर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल जो मानसून विंड्स है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ती हैं, है ना, जहाँ मेघालय की हिल हो गए, गारो खासी और जयंतिया हो गया है, तो इनसे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल्स हैं तो विंड्स ऊपर उठ जाती हैं, इससे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो चाहे चेरापूंजी है, मासिन राम है, इनमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है। इसके अलावा जो विंड है वो वेस्ट वर्ल्ड की तरफ मूव करती हैं अलोंग द गंगा प्लेन, इससे वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और इन एरियाज में मेजरली बारिश देखने को मिलती है। देन तीसरा कह रहे हैं जो साउथ वेस्ट मानसून है ये नॉर्मली मेजर विंटर रेनफॉल लेके आता है पंजाब हरियाणा में, ये बात गलत है। गलत इसलिए क्योंकि ये साउथ वेस्ट मानसून की बात नहीं है। देखिए जो विंटर में रेनफॉल होता है ना पंजाब हरियाणा में, ये मेजरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। किस वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, ठीक है, ना कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। तो तीसरा गलत है, और सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन है दोस्तों, हम सब ने पढ़ा है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो विंटर में रेनफॉल होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है रबी क्रॉप्स के लिए। रबी क्रॉप्स चाहे वीट में खास तौर से जो प्रोडक्शन होता है वो इसी वजह से होता है कि ठंडी में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से ये तीसरा गलत है। अगर तीसरा गलत है तो आंसर होगा बी 1 और 2 ओनली। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपका क्या स्कोर रहा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई राय या सुझाव है तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बैच की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।